क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर का नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि इंग्लिश में एन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट। मतलब ये वीडियो का पहला पार्ट है दोस्तों। रोमन साम्राज्य उस टाइम पीरियड पे तीन, जहां पर रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य कहाँ है दोस्तों? ये आपको इटली के अंदर दिखाई दे रहा है। ये रोमन साम्राज्य उस टाइम पीरियड पे तीन साम्राज्यों, जो तीन कॉन्टिनेंट थे, वहां तक इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ी तरीके से इन लोगों ने कैप्चर कर रखा था। तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि इस अध्याय में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि साम्राज्य जो है, यानी कि रोमन एम्पायर जो है, वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ, वहां पर राजनीतिक ताकतें कैसी थी, वहां पे साम्राज्य जो थी किन किन लोगों के हाथ में बटा हुआ था, वहां की भाषा कैसी थी, वहां की संस्कृति कैसी थी, वहां पे अगर कानूनी व्यवस्था थी तो कैसी थी, क्या उनका रिलेशन कहीं ना कहीं आज की व्यवस्था में रिलेट होता है या नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में उस समय पे क्या ये जो दास का सिस्टम, द स्लेव का जो सिस्टम था, उसमें क्या बदलाव आए। मतलब इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो इतना जल्दी कवर होना मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज वाई थोड़ा समय लगेगा। या तो आप 1.25x की स्पीड से आप वीडियो को देखें, जिससे आपको जल्दी एक्सप्लेन होने में मदद मिलेगी। तो ये आपको मैप दिख रहा है, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। ये पूरे सारे कॉन्टिनेंट हैं जो उस समय पे उनके इलाकों में घिरे हुए थे। अब इतना बड़ा रोमन एम्पायर का इतिहास है हमारे देश के अंदर, और क्योंकि हम बाहर का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर समझाया जाता है कि इसके थ्रू हमें कैसे दूसरे इतिहास को जानने को मिलता है ना। तो सोर्स दोस्तों, सोर्स कौन कौन से जिसे हमें देखने को मिलता है? टैक्सेस, जिसे आप पाठ्य सामग्री बोल सकते हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, दस्तावेज बोल सकते हैं। एंड देन मटेरियल रिमेल्स। मटेरियल रिमेल्स के अंदर दोस्तों भौतिक जो अवशेष होते हैं, जो जमीनों के अंदर या कोई मॉन्यूमेंट्स बने हुए या पत्थर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। तो ये सोर्स है जिसकी वजह से हमें जानने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपको पूछे कोई भी कि आप बताइए कि रोमन एम्पायर इन सोर्सेस, तो दोस्तों सोर्स जो है ना वो यही है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और पूछता है कि सोर्स बताइए क्या है, तो आपको ये लिखने के साथ साथ इनको डिस्क्राइब करना होता है, जिससे आपको 5 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। सो टैक्सेस की अगर बात कर ली जाए तो टैक्सेस होते क्या है दोस्तों? ये लोग क्या करते थे कि उस समय पे, उस काल के अंदर जो भी इतिहास लिखा जाता था वो समकालीनों के द्वारा लिखा जाता था। मतलब कोई बंदा जो था उसको स्पेशली अपॉइंट करा जाता था जो इतिहास लिखता था। अब ये जो बंदा इतिहास लिखता था वो एनल्स करके एक वार्षिक वृत्तांत होता है, एक बुक होती है, जो बंदा पूरी तरीके से साल के अंदर जो सब कुछ रोमन साम्राज्य के अंदर गठित हुआ है, उस सारा का सारा दोस्तों एक किताब के अंदर डाल दिया जाता है। और ये किताब के अंदर मैं बोल सकता हूँ कानून भी हो सकते हैं। इस किताब के अंदर किसी राजा ने किसी को कोई लेटर लिखा हो तो वो क्या होगा, किस चीज पे बात चल रही है, ये सब उस समय पे रोमन एम्पायर के लोग अपने इतिहास के अंदर रखते थे। तो मैं बोल सकता हूँ एक बुक की तरह हमारे पास एक टैक्सेस सोर्स जो था रोमन इतिहास को जानने के लिए, वो एनल्स थे, एनल ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने देख लिया और समझ लिया कि क्या होते हैं। दूसरा फिर हमने देखा डॉक्यूमेंट, जैसे आप दस्तावेज बोलते हैं दोस्तों। तो ये एक तरीके की पांडुलिपि भी हो गई। इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, पांडुलिपि पत्थरों पे लिखे या कागज पे लिखे, या एक होता था डॉक्यूमेंट्स ऑफ पपायरस स्क्रॉल। आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल आपको दिखाई दे रहा है। पपायरस करके एक पेड़ का पत्ता होता है, उससे क्या कहते हैं, उस पत्ते पे लिखा जाता है और फिर गोल गोल बना के, क्योंकि उस समय पेपर तो होते नहीं थे अभिलेखों को लिखने के लिए। तो दोस्तों या तो आप कह सकते हैं कि या तो पत्थरों पे लिखते थे, और या तो हम बोल सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग क्या कहते हैं, पपायरस एक पत्ता होता था उस पे लिख देते थे, ताकि बाद में पता चल सके किसके बीच में क्या संधि हुई है, कैसे हुआ, क्या हुआ है ना। एंड तीसरा पॉइंट आता हमारा मटेरियल रिमेन्स। दोस्तों बहुत समय के बाद जब हम लोगों ने खुदाई करी होगी, जब रोमन साम्राज्य को ढूंढा जा रहा होगा, रोमन साम्राज्य से रिलेटेड जब चीजें मिली होंगी, तो लोगों को समझ में आया होगा खुदाई के समय कि उस क्षेत्र के अंदर सर्वेक्षण हुए थे। उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी स्मारतें हैं, इमारतें हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, सिक्के हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिली जो हमारे इतिहास के लिए बहुत एक बड़ा नील का पत्थर साबित हुआ, जिससे इतिहासकारों को इन सभी स्रोतों के बारे में पता चलता है। एंड देन फिर फाइनली हम लोगों ने इसके ऊपर स्टडी करनी चालू करी, और मटेरियल रिमेन्स, डॉक्यूमेंट्स एंड टैक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से हमें रोमन इतिहास के बारे में जानने को मिल पा रहा है। तो वीडियो अब हमारी पूरी की पूरी रोमन हिस्ट्री के ऊपर जाएगी।
ठीक है, तो ये शुरुआती पोर्शन था जो मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म से लेके 7वीं शताब्दी तक, मतलब जब तक क्या कहते हैं, मैं बोल सकता हूँ इस्लाम धर्म नहीं आया था, जब तक इस्लाम धर्म लगभग पैगंबर मोहम्मद के जन्म के बाद 630 के अंदर आ चुका था। और जब तक इस्लाम धर्म नहीं आया था उसके पहले पहले यूरोप, अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे विशाल क्षेत्र थे जिसमें दो ही जो साम्राज्य थे, रोम और ईरान। ये दो ही जो थे आपस में बहुत शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये टाइग्रिस और यूफ्रेट नदी जो है उसके आसपास के इलाकों में बसने वाले लोग थे। ये अधिकांश व्यक्ति जो होते थे आपस में ये लोग लड़ते ही रहते थे। क्यों? क्योंकि अलग अलग साम्राज्य के, है ना, इसी वजह से। तो रोमन साम्राज्य के अंदर अगर किसी की लड़ाई हुई है तो ईरानियन से हुई है। तो दे वर राइवल एंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर मच ऑफ देयर हिस्ट्री। तो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे ये लोग, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े साम्राज्य हैं। तो दैट इज वाई हम पूरा का पूरा इसी चैप्टर के अंदर इन दोनों से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो रोमन एम्पायर आप देख सकते हैं दो मोस्ट पावरफुल है। सबसे पहले रोमन एम्पायर के बारे में जान लेते हैं कि रोमन की खासियत क्या है। तो रोमन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम स्पेन to Europe to Syria in the west along the Mediterranean Sea in the Africa desert। अब रोमन साम्राज्य जो है यूरोप में स्पेन और सीरिया के भूमध्य सागर तक फैला हुआ है और अफ्रीका के रेगिस्तानों तक फैला हुआ है ना। और नॉर्थ के अंदर जो बाउंड्रीज है वो सारा डेजर्ट से लेके राइन एंड ड्यूब जो नदी है, आपको मैप में मैं दिखाऊंगा, राइन एंड ड्यूब नदी, यहाँ तक रोमन साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था। तो ये उनका क्षेत्रफल हो गया। जो रोमन एम्पायर था और जो ईरान एम्पायर था, तो रोमन एम्पायर के पास कितनी जमीनें थी यूरोप के अंदर, एंड देन उसके बाद ये अफ्रीका आपको दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका के इधर तक के इलाके जो थे ये इनके अंडर में थे। तो ये पूरा का पूरा रोम साम्राज्य का था। अब आपको ये दिखाई दे रहा है ईरानियन एम्पायर, अफगानिस्तान और ईरान एम्पायर का देख रहे हैं आप कितना बड़ा एम्पायर इन लोगों ने कैप्चर करा हुआ है। ये पूरा का पूरा एम्पायर इनका था। तो हम बोल सकते हैं कि ईरान के लोग भी जो थे ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली ही व्यक्ति माने जा सकते हैं, क्योंकि इनका एम्पायर भी जो है ज्यादा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा एम्पायर है इन लोगों का। तो ईरान एम्पायर देख सकते हैं आप कैरिस्पियन सी से लेके अरेबियन सी और ईस्टर्न अफगानिस्तान तक यहाँ तक फैला हुआ है। ये आपको मैप पूरा दिखाई दे रहा है और ये दोनों के दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ईरान एंड रोमन एम्पायर। अब दुनिया के अंदर उस समय पे दो महाशक्तियां जो मैं बोल सकता हूँ वो रोमन और ईरान ही थे, जो उस समय पे बहुत बड़े हिस्से के अंदर रहते थे। तो दोस्तों हम इसके अंदर वैसे तो रोमन एम्पायर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो रोमन एम्पायर की भी कुछ हिस्ट्री है जो ज्यादा डीपली किताबों के अंदर तो नहीं बताई गई है दोस्तों। तो क्योंकि हम रोमन एम्पायर के अंदर रोमन वर्सेस हम ईरान पढ़ रहे हैं, तो पूरा फोकस हमारा रोमन एम्पायर पे रहेगा। तो इतिहासकारों ने बहुत ही सिंपल तरीके से मोटे तौर पर ये बताया है कि अगर आपको रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ना है ना, तो आपको ये वाला फ्रेज पढ़ना चाहिए, यानी कि इससे पहले वाला फ्रेज 27 बीसी से लेके पहले वाला फ्रेज जो है वैसे तो आपकी बुकों के अंदर है ही नहीं, यानी कि 506 बीसी से लेकर 27 बीसी इतना पुराना आपकी किताबों के अंदर नहीं दिया हुआ है। अर्ली रोमन एम्पायर जो है वो इसे बोलते हैं, जो मैंने आपको ये वाला पार्ट दिखाने की कोशिश करी है। जो रोमन एम्पायर मैंने ये करा है, अर्ली रोमन एम्पायर जो है, यहाँ तक आप एक तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर आप जानेंगे लेट रोमन एम्पायर। जैसे हम पूर्ववर्ती रोमन एम्पायर या परवर्ती रोमन एम्पायर के डिवाइड में करते हैं। ये 400 एडी से लेकर 700 एडी के बीच में है और अर्ली रोमन एम्पायर जो है 700 बीसी से लेकर 13 एडी के बीच में। तो बीच में ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि बीच में एक संकट आया था जो 100 साल का था, जिसे तीसरी शताब्दी संकट के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि पूरा का पूरा फोकस जो है दो महाशक्तियों के बीच में है, रोमन साम्राज्य की तुलना जो है ईरान से करी गई है, तो इसके अंदर यही बताया हुआ है कि डिफरेंट बताना है आपको कि रोमन एम्पायर में और ईरान के एम्पायर में दोस्तों डिफरेंट क्या है। तो अगर देखा जाए कि ईरान जो था उसने जो रोमन एम्पायर का पड़ोसी कॉन्टिनेंट बोल सकता हूं मैं, उन दोनों में काफी ज्यादा तुलना थी। उनकी आबादी को लेके विविध आबादी थी।
उसका एकमात्र कारण क्या था? उसका एकमात्र कारण ये था कि ईरान के ऊपर ना लोगों ने शासन भी करा था, यानी कि पार्थिवन डायनेस्टी एंड संसीरियन राजवंश, दो ऐसे राजवंश आए थे जिन्होंने कभी ईरान की आबादी के ऊपर शासन किया था, यानी कि ईरान के लोगों से हटाकर दूसरे लोगों के हाथों में शासन चला गया था। दैट इज वाई वहां पे जो रोमन एम्पायर है ना, उसके कंपैरिजन में और ईरान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा संस्कृति को लेके जो देखा जाता है डिफरेंस, वो बहुत ज्यादा वहां पर होता है। अब यहाँ पे क्योंकि इलाका है और आपको इस सीरियन एम्पायर दिख रहा है, जिन्होंने बाद में क्या कहते हैं अपने हिसाब से कैप्चर करा था इलाका और ईरान से इलाका छीन लिया गया था। तो यहाँ पे आपको मैप के थ्रू भी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब ईरान एम्पायर दूसरे इलाकों से कब्जाया गया तो कहीं ना कहीं संस्कृति दोस्तों मिल गई थी और दैट इज वाई यहाँ पे अगर कल्चर देखा जाए तो बहुत अलग अलग हो सकता है। तो बस रोमन एम्पायर के ऊपर हमारा चैप्टर है, तो हमें रोमन एम्पायर के बारे में समझना ज्यादा जरूरी है कि रोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर है जिसमें बहुत सारी भाषा बोली जाती है, लेकिन ज्यादातर उस समय पे ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज जो है उस समय इस्तेमाल में लाई जाती थी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में, यानी कि कानूनी व्यवस्था के पर्पस में लाई जाती थी। यहाँ पर जो ग्रीक लैंग्वेज है वो बड़े समाज के लोग बोलते थे और जो लैटिन लैंग्वेज है उस समय ऐसा बोला जाता कि जो मोस्टली जो लोग थे जो लिखते थे बोलते थे वो लैटिन भाषा में बोलते थे। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन यह है कि आप बताइए कि रोमन एम्पायर के अंदर बेसिकली सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, तो आपको कौन सी बोलनी है? ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज, दो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें पूरा का पूरा इतिहास इनका लिखा भी गया था और उसके बाद उस समय पे ऐसा बोला जाता है कि अगर इन लोगों ने कुछ भी बनाया होगा तो इन दो लैंग्वेज के अंदर ही बनाया होगा। अब सबसे खास बात इस साम्राज्य की ये है कि दोस्तों यहाँ पर इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो राजा होगा मतलब रोम साम्राज्य का जो राजा होगा वो कहीं पे भी रहे या कोई सी भी भाषा बोलता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी लोगों को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है ना? तो इतना बड़ा साम्राज्य चलाने वाला व्यक्ति अगर देखा जाए तो कितने सारे यहाँ पे राजा रजवाड़े आए होंगे, है ना? तो उसके हिसाब से देखा ही जाता है कि इतना बड़ा साम्राज्य अगर है तो उसमें 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर मैं आपको बताना चाहूंगा जिसकी वजह से साम्राज्य चल पाया, जिसमें से पहला है एम्पायर जिसे सोर्स ऑफ अथॉरिटी बोला जाता है, देन सेनेट बॉडी ऑफ वेल्दी पीपल बोला जाता है, एंड देन आर्मी पेड एंड प्रोफेशनल्स। तो ये पूरे के पूरे साम्राज्य के सबसे अहम व्यक्तियों में से एक है। सबसे पहले अगर बात कर ले सोर्स ऑफ अथॉरिटी की जिसे एम्पायर बोलते हैं, तो दोस्तों ये एक पहला व्यक्ति था अर्ली रोमन एम्पायर, अर्ली रोमन अंपायर। दोस्तों ये अर्ली रोमन एम्पायर जब स्टार्ट हुआ ना तो उस समय पे जो अगस्टक है, अगस्टक ने पूरी तरीके से साम्राज्य के अंदर बहुत परिवर्तन लेके आया। पहला सम्राट जो था इसने पूरी तरीके से अपने फादर की जो उस समय पे मैं बोल सकता हूँ कि रोमन रिपब्लिक का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, अगर आपने अभी इससे पहले वाला पीछे वाले पार्ट में देखा होगा कि रोमन रिपब्लिक जो है वो उसने रोमन एम्पायर रिपब्लिक उसने पूरी तरीके से खत्म कर दी और बोला कि मैं ही सोर्स ऑफ अथॉरिटी हूँ और सारे के सारे जितने भी क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मेरे ही थ्रू आके बनेंगे। जबकि रोमन रिपब्लिक के अंदर सेनेट जो होते थे, जो वेल्दी फैमिली बोली जाती है, उसकी बहुत अच्छी पकड़ होती थी, लेकिन अब यहाँ पर जब अगस्टक आया था उसकी पकड़ बहुत ज्यादा हो चुकी थी। सेकंड अगर बात करें हम लोग सेनेट की, तो दोस्तों सेनेट एक वेल्दी फैमिली है। जैसे आज की डेट में हमारे देश के अंदर इंडिया के अंदर हम पार्लियामेंट चलाते हैं दोस्तों। पार्लियामेंट के अंदर हमारे क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बिल पास होते हैं। ऐसी रोमन साम्राज्य के अंदर यानी कि ईरान के अंदर पार्लियामेंट का काम करने वाले जो व्यक्ति थे सेनेट बोलते हैं, यानी कि सेनेट एक तरीके की इटली की पार्लियामेंट मान लीजिए, और इसी वजह से इटली की पार्लियामेंट का नाम आज भी सेनेट ही है। अब सेनेट के अंदर जो भी बंदे इलेक्ट होते थे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो सभा है ना दोस्तों, ये सेनेट है, सेनेट मेंबर है। तो ये सारे के सारे सेनेट मेंबर है। अभी जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, जितने गिनती में आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वेल्दी